हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी की यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की हमारी ये जो सीरीज चल रही है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे तो इसमें जो है मतलब ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को ही पढ़ रहे थे, और जब तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व नहीं हो जाते पूरे कंप्लीट तब तक हम लोग दूसरे टॉपिक पे एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिए क्योंकि ये सारे टॉपिक अब इम्पॉर्टेंट हो गए हैं सब एग्जाम्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डीपली पूछे जाने लगे हैं। आप चाहे तो सारे चीज़ों का पैटर्न देखिए जाके, जो एग्ज़ाम पूछने का तरीका है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का, तो वो सब समझिए। उसके बाद पेपर को मतलब पूरा आपको सिलेबस एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको समझना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को डायरेक्शन दीजिए, है ना। तो कंपटीशन का मतलब है सब कुछ पढ़ना है। इसमें जो है सेकंड क्या हमारा टॉपिक है, थर्ड है हमारा मेन, क्योंकि पहले में हम लोगों ने इंट्रो पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा था। आपको इसी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं उसको। ये हमारा क्या है, मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं। अब ये यूपी SSC यूपी पीसीएस के द्वारा जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी पर तो हमारा चैनल बेस्ड है कि जो भी क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं, आने की संभावना है, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उन सबको कवर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहली बात कि मन्नार खाड़ी आ कहाँ रहा है, तो ये इंडिया का मैप है। इंडिया में देख सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में आ रहा है ना। सॉरी, दक्षिण पूर्व एशिया नहीं, दक्षिण पूर्व में नहीं सॉरी दक्षिण दक्षिण पूर्व में आ रहा है ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में यहाँ पे ये देख सकते हैं तमिलनाडु के आगे भी जो गल्फ ऑफ मन्नार आ जाती है उसको पूरा कवर कर रहा है। पार्क स्ट्रेट आ जाता है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो भी द्वीप होते हैं, ये छोटे छोटे आपको द्वीप दिख रहे हैं, इनको कवर किया जा रहा है ताकि यहाँ की जो जैव मंडल विविधता है उसको संरक्षित किया जा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, कैसे समझते हैं इस टॉपिक को। अगर पीछे से थोड़ा शोर आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, क्योंकि आज मेला है तो इस वजह से बहुत शोर हो रहा है ना। तो मैंने कोशिश तो की है कि आपके पास शोर ना पहुँचे, पर ठीक है, आपको आ रही होगी वॉइस वैसे मेरी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो मन्नार की खाड़ी एक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जो दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब देखिए, ये तटीय है क्योंकि ये तट से लगा हुआ है, और ये क्या बोल रहे हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। दक्षिण और पूर्व में आ रहा है, और यहाँ पे जब ये मंडल आरक्षित क्षेत्र बना था, कौन सा, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व बना था, तो यहाँ पे इससे पहले कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बनाया गया था। तो ये सबसे पहला था। जब दक्षिण पूर्व एशिया की बात आती है तो ये सबसे पहला था जब ये बना था। ठीक है, यह समुद्री जैव विविधता की दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता है और वैश्विक महत्व की समुद्री विविधता का एक स्टोर हाउस है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये तमिलनाडु आ जाता है, ये पूरा ये गल्फ ऑफ ये क्या बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार का एरिया है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार मेन। ठीक है, यहाँ पे पाक स्टेट आ जाता है। पाक स्टेट जो होता है वो तमिलनाडु जो भारत का हिस्से में आता है और श्रीलंका को, इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, स्टेट क्या होती हैं, एक सकरा रास्ता होता है जो कि किसी भी देश, दो कंट्रीज के बीच में हो सकता है ना। दो कंट्री, वैसे तो नॉर्मली दो कंट्रीज के बीच में ही होता है ना। तो एक सकरा रास्ता होता है जो दिया जाता है, जो मतलब होता है, लेकिन यहाँ से चीज़ें मतलब जहाज वगैरह है या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या फिर आना जाना है तो इन यहाँ से हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना के लिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जिसे क्या बोलते हैं GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने सहायता प्रदान की है, जिसमें मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट की खाड़ी की स्थापना और कामकाज शामिल है। अब ये जो GEF है ये क्या है कि इसकी स्थापना अक्टूबर 1991 में विश्व पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोग्राम के रूप में की गई थी। अब ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो प्रोग्राम है, ये जो है सबसे पहली बार तो जब ये स्थापित किया गया था तो ये UNDP और UN
UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल प्रोग्राम, है ना। तो इन दोनों के ये और इसके अलावा WB यानी कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इन तीनों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी। और ये जब स्थापना की थी इसकी, तो जो है वो मतलब कि ये एक 1994 में, है ना, रियो में की थी। जो रियो समिट हुई थी 1994 में, तो उसमें इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसे विश्व बैंक से स्वतंत्र, मतलब बाद में इसकी जब पुनर्स्थापना की गई थी, बाद में जब इसकी पुनर्स्थापना की गई, पहले तो उन तीनों के सहयोग से स्थापित हुआ था, बाद में इसकी जब स्थापना की गई थी, तो क्या हुआ था कि इसे वर्ल्ड बैंक से स्वतंत्र कर दिया गया और एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित कर दिया गया। ये स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित करने का मेन रीज़न ये था कि विकासशील देश जो थे वो इसमें अपनी भागीदारी को स्पष्ट कर सकें, है ना, ताकि निर्णय ले सकें और चीज़ों को आगे भी बढ़ा सकें। यहाँ पे देख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, ये पूरा देख सकते हैं, ये आपको लोकेशन दिख रही होगी, पाक स्टेट आ जाता है, यहीं पर है। और ये सारे द्वीपों को कवर करते हुए किया जा रहा है, बनाया गया है। मतलब जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो कोई अलग से चीज़ें नहीं होती हैं, कोई ऐसा क्षेत्र होता है जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे जीव जंतु होंगे, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसी को सरकार के द्वारा संरक्षित कर दिया जाता है कि इतना से, मान लीजिए कि ये इतना एरिया है, यहाँ का बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, जानवरों की है, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत अच्छी मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो इतने क्षेत्र को एक अंडर कि इतना एरिया इस बायोस्फीयर रिजर्व में आएगा। और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आ जाते हैं नेशनल पार्क के अंदर आ जाते हैं जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं ना, पक्षी विहार, ये सारी चीज़ें जो जंतु विहार, पक्षी विहार होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मन्नार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में आता है। दक्षिण पूर्वी सिरा और श्रीलंका इधर आ जाता है, तो श्रीलंका के पश्चिम में आ जाता है। और ये जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र सन 1989 में स्थापित किया गया था और वर्ष 2001 में इसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। स्थापित कब हुआ था, तो 1989 में एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेते हैं। और इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि जब जो है ना यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई थी तो कब दी गई थी, तो 2001 में दी गई थी, ठीक। यह पूरी तरह से तमिलनाडु में 10,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तमिलनाडु में ही आता है, किसी और राज्य में नहीं है, ठीक है। और ये तटीय, ये देख सकते हैं छोटे छोटे ये जो द्वीप हैं, ठीक है, इनको भी कवर किया गया है ताकि इनकी जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। अब यहाँ की मेन विशेषताएं क्या है कि यह रिजर्व अपने विशाल प्रवाल भित्तियां यहाँ पे देख सकते हैं, कोरल रीफ्स जिन्हें बोलते हैं, देखिए लिखा हुआ है कोरल रीफ्स जिन्हें बोलते हैं, नदमुखों, है ना, नदियों के जो मुख हैं वहां पर आते हैं, ठीक है, शैवाल, समुद्रों, लैगूनों और सी ग्रास बेड यहाँ ये देख सकते हैं, सी ग्रास मेडो और सी ग्रास बेड बोलते हैं। यानी कि ये जो समुद्र है, समुद्र में ये सी ग्रास बेड जो है वो पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह की घास है वहाँ पे उगी हुई है। और ये जो कोरल रीफ्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक प्रकार के खोल में रहते हैं। जो कोरल रीफ्स होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और कोरल रीफ, देखिए रीफ तब बनता है, कोरल रीफ तब बनता है जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, है ना। वैसे प्रवाल भित्तियाँ जो जिन्हें बोलता है, प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं, और ये जो प्रवाल जब होते हैं ना, जो प्रवाल होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के कवर में होते हैं, तो जब एक प्रवाल मर जाता है तो उसी के ऊपर दूसरा प्रवाल उसी कवर को खा करके अपना जो है वो भोजन, मतलब एक भोजन, कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रवालों का भोजन होता है, उसे खा कर वो जीवित रहते हैं और उसी कवर में ही रहते हैं, ठीक है। ये मेनली जो है वो उष्णकटिबंधीय एरिया होता है, जो उष्णकटिबंधीय एरिया उसमें पाए जाते हैं क्या, ये कोरल रीफ्स। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, बैरियर रीफ जो है वो भी और जो है वो उष्णकटिबंधीय एरिया में आता है, ठीक है। अब मैंग्रोव्स पाने का मतलब ये है कि तटीय क्षेत्र में है और तट के आसपास जो मैंग्रोव होते हैं ये बहुत जड़ इनकी मजबूत होती हैं। तो समुद्र है, यहाँ के इन्वायरमेंट समझने का एक तरीका और होता है कि देखिए
जब तट के पास है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे समुद्र होगा, समुद्र है तो यहाँ पे समुद्री जीव ही होंगे और समुद्री पौधे ही होंगे, है ना। तो समुद्र में पाए जाने वाली चीज़ें ही होंगी। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को समझ लेंगे, जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो वो वहाँ पे समुद्र नहीं है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ के इन्वायरमेंट अलग है, तो वहाँ के फौना अलग होगा, वहाँ का फ्लोरा अलग होगा। और ताकि मतलब आपको जब जैसे कि क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे बोल दिया कि 4 ऑप्शन दे दिया, है ना, 4 ऑप्शन किसी चीज़ में क्वेश्चन पूछ लिया कि किस प्रकार के जीव नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में किस प्रकार के जीव रहते हैं, तो 4 ऑप्शन दे दिए, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे देख दिया कि यहाँ पे ऐसा जीव दे दिया कि समझने के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे ऐसा जीव दे दिया जो कि समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, ऐसा जीव दे दिया। पहला में दे दिया ऐसा जीव दे दिया जो ठंडे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। अब यहाँ पे ऐसा जीव दे दिया जहाँ पे जो कि आपको लगता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट हम समझ चुके हैं और ये यहाँ का ठीक है, मतलब कि यहाँ के हिसाब से सही होगा जीव, ठीक है। तो चौथा आंसर कुछ और दे दिया, तो क्या होगा कि आप 2, ठीक है, दूसरा कह दिए कि नहीं ये तो या तो समुद्र में पाया जाता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि नीलगिरी तो जो एक पर्वतमाला है ना, पर्वत श्रृंखला है, तो वहाँ पे जो नीलगिरी पर्वत गांठ एक बनी हुई है ना, नीलगिरी, वहाँ पे पहाड़ पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं, तो वहाँ पे समुद्र तो है नहीं, तो समुद्री जीव कहाँ से होंगे, वहाँ पे समुद्र नहीं है। दूसरा क्या हो गया, कह दिया कि यहाँ पे जो ठंडा इन्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे बारिश होती है और जो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत उष्णकटिबंधीय एरिया में आता है, तो यहाँ पे ये जीव भी नहीं पाया जाएगा। तो फिर आपको 2 और क्वेश्चन रह जाएंगे, 2 आंसर, है ना, 2 आंसर रह जाएंगे, तो आप एलिमिनेट कर लेंगे आंसर। इसीलिए सारे बायोस्फीयर रिजर्व का एनवायरनमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंग्रोव पाए जा रहे हैं, ये सी ग्रास बेड पाई जा रही है, तो कोरल रीफ भी यहाँ पे पाई जा रही है, ये समुद्र में है, ठीक है। कोरल रीफ जो जीव होते हैं छोटे छोटे, जो इसमें पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के कवर में, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्य रूप से सैंड बोआ क्या है, ये देख सकते हैं, ये जैसे अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो ये 2 मुँहा सांप हो गया एक तरह से, तो जाहिर सी बात है ये पानी में ही पाया जाता है। अब स्पॉटेड इबिस जो है, यहाँ देख सकते हैं, भारतीय छछूंदर जो है यहाँ पे ये पाया जाता है, जिसे इंडियन श्यू बोलते हैं। और इसके अलावा स्पॉटेड इबिस, ये देख सकते हैं, और स्पॉटेड इबिस यहाँ पे पाया जाता है। अब स्थलीय जानवर और विश्व स्तर पर लुप्त पाए समुद्री गाय देख सकते हैं, ये सी काऊ, इसे क्या बोलते हैं, सी काऊ, और ये डुगोंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एक स्तनधारी है और जो जिसमें फेफड़े वगैरह भी पाए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का एनिमल, इसके बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा समुद्री हरा कछुआ, वो कहाँ पे है, ये ग्रीन टर्टल, ये देख सकते हैं, ये पाया जाता है। और डॉल्फिन देख सकते हैं, डॉल्फिन भी यहाँ पे पाई जाती है। अब यहाँ पे गल्फ है तो यहाँ पे डॉल्फिन पाई ही जाएगी। जलीय जीव के प्रजनन क्षेत्र के रूप में यह खाड़ी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेन देखिए, ये सब देख सकते हैं आप, ये स्थल पे तो ये मेन पाया जा रहा है, लेकिन ये देख सकते हैं ये सारे जीव जो हैं वो समुद्र में ही पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्पॉटेड इबिस है वो समुद्र और तट दोनों पे पाया जाता है ना। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो और हमारा समझाना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको सारे जो भी वीडियो आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको तुरंत सारी चीज़ें मिल जाएं। थैंक यू।